साहिब सद्र श्री अलकाजी और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इतनी अच्छी और यानी अक्लमंदी के साथ सुलझी हुई हिंदी ज़बान नहीं बोल पाऊँगा, मुझे माफ़ किया जाए। मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है और काम करता हूँ फिल्मों में, जहाँ पे बड़ी उल्टी सीधी सी ज़बान इस्तेमाल होती है और सोचता अक्सर मैं अंग्रेज़ी में हूँ, इसलिए जो भी टूटे फूटे शब्द मैं आपके सामने रखूं, कैसी भी लंडूरी ज़बान में हों, वो आप मंजूर कर लीजिएगा। और मुमकिन है कि इस रास्ते से शायद मैं अलकाजी साहब को भी अपने जो ख्यालात हैं कुछ हद तक पहुंचा सकूं, क्योंकि वो मुझसे भी कम हिंदी जानते हैं। वैसे तो मुझे यहाँ पे अपनी सिर्फ शर्मिंदगी जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुझसे पहले जो साहब अपने विचार प्रकट कर रहे थे, जैसे उन्होंने बताया कि मिसाल दी थी शंकर जयकिशन साहब की और पृथ्वीराज जी को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मेरी भी गिनती कुछ इस प्रकार की लोगों में होती है जो स्टेज पर आए, स्टेज का फ़ायदा उठाया और फिर फिल्मी दुनिया में गायब हो गए जाके। पृथ्वीराज जी के अलावा यहाँ पे अलकाजी मौजूद हैं, शंभू मित्रा हैं, तृप्ति हैं। अपने सामने मैं श्री चंद्रवदन मेहता को देखता हूँ, नेमी साहब को देखता हूँ, अपने राजेंद्र रघुवंशी को देखता हूँ, और इन सब के सामने खड़े होने में मुझे बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस होती है। किसी ज़माने में मैं इनके साथ मिलकर नाटक में शरीक हुआ करता था और अब मैं उस दुनिया से बहुत दूर भागा हुआ हूँ। लालच बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक थोड़ा सा संतोष ज़रूर है कि जो भावनाएं और जो शिक्षाएं अपने दोस्तों और साथियों से इस रंगमंच की दुनिया से मैंने हासिल की, वो हर हालत में भी, हालांकि उन चीज़ों को भुलाने की बहुत गुंजाइश थी, मगर फिर भी एक ये रंगमंच की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि उन चीज़ों को मैं भुला नहीं पाया। और मेरे ख्याल में पृथ्वीराज जी भी नहीं भुला पाए, और शंभूदा और तृप्ति, ये सब लोग जो फिल्मों में भी काम करते हैं और नाटक में भी काम करते हैं, वो इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि जो चीज़, जो अनमोल रतन इंसान इस नाटक की दुनिया से ग्रहण करता है, वो हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का एक ज़ख़ीरा बन जाते हैं, ख़जाना बन जाते हैं। मुझे, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि स्टेज की दुनिया से बहुत दूर जा चुका हूँ, इसलिए एक निर्देशक या प्रचालक के रूप में मैं कुछ भी कहने के लिए काबिलियत नहीं रखता हूँ। लेकिन यहाँ खड़े खड़े जो चंद एक ख्याल मेरे मन में उठते हैं, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि आपने एक सजावट के तौर पे ही सही मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं फिल्मी दुनिया में भी और नाटक की दुनिया में भी देखता हूँ कि तीन तरह के दृष्टिकोण अक्सर देखने में आते हैं। एक तो ये है कि एक तरह से कोई नई चीज़ करके दिखाने का शौक़, कोई एक चीज़ जो दर्शकों के ऊपर एक नएपन का असर डाले, प्रयोगवादी असर कह लीजिए उसको, या प्रगतिशील असर कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, एक नए ढंग का असर डालने की जो एक प्रवृत्ति है, वो हमें सामने नज़र आती है। दूसरी है कि किसी न किसी तरीके से मनोरंजन किया जाए, मनोरंजन की प्रवृत्ति है, जिस साधन से भी हो मनोरंजन किया जाए, यही एक सामने एक समझिए आदर्श कह लीजिए या लक्ष्य कह लीजिए। और एक प्रवृत्ति ये भी होती है, वो भी देखने में आती है कि स्टेज पे ड्रामा किया जाता है या फिल्म बनाई जाती है, उस पर काफ़ी खर्च किया जाता है, काफ़ी मेहनत की जाती है। आप तो जानते हैं नाटक में कितने
कितनी ही बाधाएं और कितनी ही मुश्किलें और कितना ही पैसा खर्च होता है। और जब ये सारी मेहनत की जाती है तो एक मन में ख्याल उठता है कि इससे किसी लिहाज से किसी थोड़ा बहुत कुछ हम जनता को दे सकें, कुछ उनका लाभ हो सके, कुछ वो हासिल कर सकें, अपने जीवन में कुछ उनको प्रेरणा मिल सके अपने जीवन को बेहतर बनाने की। तो ये तीनों दृष्टिकोण मेरे ख्याल में जायज़ हैं, इनमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, बशर्ते कि जो संचालक है या प्रचालक है, जो कलाकार हैं, उनके अंदर वो एक, जैसे वो पक्षी उड़ता है तो उसके पंखों के नीचे एक प्रकाश बिंदु होता है, वो प्रकाश बिंदु अगर उनके पास मौजूद हो, कलाकार हो या संचालक हो, प्रचालक हो, वो तो एक खुदा की तरह से, एक भगवान की तरह से है। भगवान रचना, महान रचयिता जिसको कहते हैं, अगर वो रचनाशीलता है, अगर वो स्पंद है, अगर वो चीज़ उसके अंदर मौजूद, प्रकाश बिंदु मौजूद है, तो वो जो चीज़ भी पेश करेगा उसके अंदर वो इतना उसको प्रभावशाली बना देगा, इतना सुंदर बना देगा, इतना कलात्मक बना देगा कि वो खामखा जाके, चाहे वो कोई बहुत ऊंची स्तर का दर्शक हो, चाहे नीची स्तर का दर्शक हो, कोई भी हो, समान रूप से कोई ना कोई प्रभाव उसके ऊपर जरूर डाले। यहाँ आप जानते हैं ये पवित्र बंगाल की धरती नाटक में हमारे सारे देश में शिरोमणि स्थान ग्रहण कर चुकी है, और बड़ी ही बड़े दावे से कहा जा सकता है कि यहाँ के कलाकार, यहाँ के जो नाटक यहाँ पेश किए जाते हैं, मेरे ख्याल में संसार भर के सर्वोत्तम नाटकों के साथ बड़ी शान से वो कंधा मिला सकते हैं, और बहुत ही तो उन नाटकों को भी देखने का मौका मिलता है। मगर जब नाटक देख के बाहर निकलते हैं तो जब उस नाटक से बाहर निकलते वक्त ही एक भिखमंगों की टोली आके घेर लेती है, या जनता को, जो जनता का दुख जो चप्पे चप्पे पे नजर आता है, तो ख्वाहिश होती है कि ये जो चीज है क्या इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती कि हमारी जनता का कुछ जो जीवन है, ये लोग जो बाहर खड़े हैं, ये हमारे पास जो एक साधन है, वो ऐसे जन कल्याण के तौर से इस्तेमाल हो, इतना व्यापक प्रभाव हो इसका कि हमारे जनता के जीवन को भी ये बेहतर बना सके। कुछ पिछले साल या उससे पिछले साल मुझे इत्तेफाक हुआ, चेतन आनंद एक पिक्चर बना रहे थे हकीकत, उस सिलसिले में हम लद्दाख गए हुए थे शूटिंग करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो बौद्ध भिक्षुओं की परंपरा है हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुकी है, मगर वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। वो अपने जो क्या उनको कहते हैं विहार होते हैं, उन विहारों में, हम इन विहारों को अजंता और एलोरा में एक मृत रूप में देखते हैं जाके कि ये एक चीज़ थी किसी ज़माने में, मगर वो विहार उनके लिए अब भी वो जो परंपरा है उनकी वो कायम है। उसी तरह से विहारों में भिक्षु जमा होते हैं, और उनकी एक बहुत ही सुंदर चीज़ हमने देखी कि वो जिस तरह से शास्त्रार्थ हम की परंपरा होती है, इसी तरह से वो संगोष्ठी, जिस तरह से आप कर रहे हैं, इसी तरह से वो भी संगोष्ठी करते हैं। तो एक छोटा सा मंच बनाते हैं, मंच के ऊपर वो जितने नुकीले, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देने वाले पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कंकर, वो उसके ऊपर बिछा दिए जाते हैं, और उन कंकरों की जो ये मंच सी बनाई जाती है, उसके ऊपर दो व्यक्तियों को, दो भिक्षुओं को बिठाया जाता है जो जजेस होते हैं। एक तरह से वो समझ लीजिए कि बहस किसका संचालन प्रचालन करने वाले वो उसके ऊपर बैठते हैं, और वो नुकीले पत्थर इसलिए रखे जाते हैं कि ये जो सेज उनके लिए बिछाई गई है, ये कांटों की सेज है, इस पे आराम से नहीं वो बैठे। और उस मंच के आगे दो तस्वीरें बनी होती हैं, एक शेर की तस्वीर इधर मुंह किए हुए, एक शेर की तस्वीर उधर मुंह किए हुए। तो हमने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, तो उसका मतलब ये है कि ये जो मंच है, ये निडर होके बोलने का मंच है, ये कायरों का मंच नहीं है। यहाँ पे शेर की तरह से बोलने की, ये जो बैठे हैं जज करने वाले, ये कांटों की सेज पे बैठे हैं, और जो बोलने वाले हैं ये सिंहों की तरह से आपस में टकराएंगे। और उसके बाद एक भिक्षु उठ के, एक उनका खास नृत्य का ढंग होता है जिससे वो आके समस्या पेश करता है। वो भिक्षु
यूं चलता है आगे और यूं हाथ उठा के खास वो ढंग से नृत्य करता हुआ अपनी समस्या पेश करता है। जो समस्या उस दिन हमने देखी वो थी कि स्पेस क्या चीज़ है, अंतरिक्ष क्या चीज़ है। कोई मामूली समस्या नहीं है, बड़ी गहरी समस्या लेकर वो उन्होंने बहस शुरू की और 8 घंटे तक वो बहस चलती रही और बड़े रोचक ढंग से चलती रही। जिसको भी बोलना होता था वो इसी तरह से उठ के बोलता था और जहाँ पे उसकी बात से किसी असहमति होती थी तो वो सब भिक्षु हाथ उठा के, क्योंकि वो पूरी तरह से लोकवादी ढंग से उसको चलाते हैं, हो था इस तरह वो करें तो कहते हैं कि भाई ये बात हमें पसंद नहीं आई, फिर दूसरा इस तरह से उनका चलता है। उसको नाटक कह लीजिए या विचारों का संघर्ष कह लीजिए या क्या कह लीजिए, बहरहाल वो हमारी एक बहुत ही पुरानी परंपरा, उसको देख के मेरा ध्यान चला गया हमारी पुरानी अटूट श्रृंखला जो हमारी सभ्यता की है उसकी तरफ, कि हमारा देश जो है हमेशा विचारों की लड़ाई करने का देश रहा है। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि स्टेज इज एन एरिना फॉर द फाइटिंग ऑफ आइडियाज। ये ठीक है, स्टेज हमेशा से ऐसा ही रहा है। हमेशा जीवन की प्रवृत्तियां, नए विचार, नई धाराएं वो आके स्टेज के ऊपर टकराती रही हैं, वही स्टेज को जीवन देती रही हैं। और हमारे देश में ये युगों से ये परंपरा रही है। हमने कभी किस नए विचारों से हम डरे नहीं हैं। हमारे देश में नए विचार आते रहे, नई प्रवृत्तियां आती रहीं। जब भी वो दोस्ती के ढंग से आईं, हमने उन पर सोचा, उनके जो अच्छे अंश थे कबूल किए। हमने अपनी जो सभ्यता थी उसका उनको अंग बना लिया और हम आगे चले। जब ही हमारे इकबाल साहब कह सके कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। हमारी सभ्यता कभी नहीं टूटी। यूनान की टूटी, मिस्र की टूटी, रोम की टूटी, मगर हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो इसी तरह से चलती आई, क्योंकि हमने नए विचारों से हम कभी डरे नहीं। हमारे देश में चरवाक मुनि आज से 2000 बरस पहले हुए जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को नास्तिक कहा। भगवान बुद्ध भी अपने आप को नास्तिक कहते रहे, मगर हमने उनको अवतार का दर्जा दिया। हमारे सभ्यता में इस्लाम के विचार भी आए, सूफी विचार आए, हर तरह के विचार आते चले गए। मित्र भाव से आए, हमने ग्रहण किया। जो दुश्मन बन के आया, हम उससे उसी वीरता के साथ लड़े। हमने अब कभी अपना माथा नहीं झुकाया। मगर जो नए विचारों से हमने कभी दुश्मनी नहीं की। और ये हमारे जो नाट्य परंपरा उस वहाँ से देखी, उसकी श्रृंखला में देखता चला आया। जो हमारी यात्राएं होती हैं, जो हमारी नौटंकियां होती हैं, जो हमारी जनसाधारण की जो मनोरंजन की कह लीजिए जो भी धाराएं हैं, उनका एक सिलसिला उनसे बंधा हुआ है। और वो चीज़ें आज तक भी सजीव हैं। जहाँ भी जमा हो जाते हैं लोग, बड़े बड़े ढंग से रामलीला होती है, जो भी होती है, वो चीज़ें सब हमारी कायम हैं। और वो उसमें वो हमें प्रकाश बिंदु नजर आता है जो जनता को खींच लेता है। अब आता है ज़माना, नया ज़माना। उसमें भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखता हूँ, और वो चीज़ भी मुझे एक कलाकार के रूप से अपना एक जीवन दृष्टिकोण बनाने की में मदद देती है, ताकि मैं भी किसी तरह से कोई एक प्रकाश बिंदु ग्रहण करूं कि मेरे काम में भी एक वो कलात्मक, वो रचनात्मक चीज़ आए जिसको सच्ची रचना कह सकते हैं। और वो मुझे मिसाल मिलती है जवाहरलाल नेहरू से, गांधी जी से। तो यहाँ भी एक अजीब बात मैं ये नहीं देखता हूँ उनके जीवन की। जवाहरलाल नेहरू जब विलायत से पढ़ के आए, आप जानते हैं, बड़े ऊंचे किस्म के अंग्रेजी, जहाँ पे वाइसरॉय और बड़े बड़े लॉर्ड्स के लड़के लड़कियाँ पढ़ते थे, वहाँ से पढ़ के आए, पूर्ण रूप से अंग्रेज बन के आए। और आज़ादी की लगन थी, तो जितने भी इनकलाबी विचारधाराएं यूरोप की थीं वो अपने साथ लेकर आए। मार्क्सवाद के बारे में उन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद का उनके जीवन के ऊपर अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि बहुत गहरा प्रभाव लेके आए। इसी तरह से मैजीनी, गैरिबाल्डी और भी जितनी जो थी, वो कभी ये सोच नहीं सकते थे कि अहिंसात्मक क्रांति भी हो सकती है। मगर यहां आए बड़े निराश थे। अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं बड़ा निराश था, कहीं कुछ
आशा की ज्योति मुझे नजर नहीं आती थी। आतंकवाद था, कुछ इस तरह से ग्रुप्स थे, मगर जनता की उनको अकस्मात गांधी जी को उन्होंने देखा कि ये शख्स, जो उनकी जितनी भी सिद्धांत थे वो गांधी जी के सिद्धांतों से नहीं मिलते थे। गांधी जी के सिद्धांत बिल्कुल दूसरे थे, इनके बिल्कुल दूसरे थे। मगर इन्होंने देखा कि भाई सिद्धांतों की बात नहीं है, इस आदमी ने एक करिश्मा कर दिखाया कि 40 करोड़ की जनता को, जिसके पास हथियार नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, इस काबिल बना दिया है कि 2 दिन के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला के रख दी हैं। ये क्या चीज है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे विचार सच्चे हैं और गांधी जी खपती आदमी हैं। बहुत से मार्क्सवादी थे उस जमाने में जिन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो खपती आदमी है, तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं, एक शूरवीर की तरह से उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सोच को व्यापक बनाना है और ये चीज मेरे देश के कल्याण की चीज है। मेरे देश की आजादी की दहलीज पे जाके इस चीज ने खड़ा कर दिया है। तो वो सदा के लिए आजीवन गांधी जी के दायां हाथ के रूप में, उनके सबसे बड़े सिपाही के रूप में आके खड़े हो गए। गांधी जी की तरफ देखिए कि उन्होंने भी देखा कि नेहरू कोई भी अपने विचार उनसे नहीं छुपाता है। समाजवादी अपने आप को कहता है, मार्क्सवादी अपने आप को कहता है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने भी वही अपनी ट्रेडिशन, जो पुरानी ट्रेडिशन थी, जिस ट्रेडिशन के आधार पर उन्होंने सिर्फ चंद एक लोगों को क्रांतिकारी नहीं बनाया बल्कि समूह जनता को क्रांतिकारी बनाया। अपने देश की परंपरा में खुब के उन्होंने एक ऐसा, दुनिया को एक ऐसी चीज दिखा दी जो दुनिया की नजरों में एक असंभव चीज थी। और इसके बावजूद जब नेहरू के नए विचार उन्होंने देखे तो ये उनके अंदर भी वो कट्टरवाद नहीं था कि वो कहें कि नहीं 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 ये तो बिल्कुल सो अलग रखो। नहीं, उन्होंने कहा मेरा तो उत्तराधिकारी ये है, मेरा दायां हाथ ये है। इतने गहरे मतभेद होते हुए भी एक निर्भीकता, नए विचार ग्रहण करने की, किसके लिए? जनता के कल्याण के लिए, चंद लोगों के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी एक सेक्शन के लिए नहीं, किसी बड़े वर्ग के लिए नहीं या छोटे वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सारे देश के लिए, सारी जनता को हिलाने की एक क्षमता, जो भगवान में क्षमता होती है, जो खुदा में क्षमता होती है, वो उन्होंने अपने बाजुओं के अंदर पैदा कर ली थी। नेहरू जब बोलते थे, गांधी जब बोलते थे, सारी जनता को साथ। तो मैं समझता हूं कि वही निर्भीकता, वही अपने देश की पुरानी परंपरा को ग्रहण करने की एक ताकत, बहादुरी से दुनिया के हर विचार को देखने की क्षमता, बहादुरी से दुनिया की किस तरफ जा रही है, हर तरह से अपनी जनता को, अपने देश को, सारे संसार को, जैसे नेहरू ने देखा, वो काबिलियत जब हम अपने अंदर पैदा करेंगे, और वो काबिलियत जिसका सबसे पहला, सबसे मूल, जिसकी शर्त है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो नेहरू का अपना आदर्श था। गांधी जी का आदर्श था डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, एक्सपेरिमेंट्स इन ट्रुथ। नेहरू का डिस्कवरी ऑफ माय कंट्री। क्यों है कि गांधी जी अपने देश को जानते हैं, ये आदमी जानता है, इससे मुझे कुछ सीखना है, मुझे भी अपने देश को जानना और पहचानना चाहिए। वो क्षमता, वो उदारता, वो सजीवता, वो कलात्मकता, वो एक रचयिता बनने की उमंग जब हमारे इस रंगमंच के क्षेत्र में भी पैदा होगी, जो हमारे फिल्म के क्षेत्र में भी पैदा होगी, तो हमारे कलाकारों को भी रचयिता बना देगी, हमारे संचालकों को भी, हमारे प्रचालकों को भी, लड़कों को भी, लड़कियों को भी, हमारे नई पौध को एक जीवन दृष्टिकोण देगी, हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए कल्याणकारी होगी। यही मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हमारे पास, ये प्रकाश बिंदु हमारे पास हो, तो हर कमी को भी हम अपनी ताकत में बदल सकते हैं। लाइट्स ना हो, स्टेज ना हो, लेकिन जनता साथ हो तो थिएटर कभी पीछे नहीं रह सकता, आगे बढ़ सकता है। जय हिंद।